Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Sanjay Ahir, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है. सॉल्व d2 माइनस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू 2e to the power 3x प्लस 3e to the power 2x. ये प्रॉब्लम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है, क्योंकि देख रहे हैं कि इसमें जो डी को कोफिशिएंट है कांस्टेंट है, 1 है, -5 है और 6 है. ये सारे कांस्टेंट हैं, लेकिन ये डी चूँकि स्क्वायर है तो ये हायर ऑर्डर हो गया, यानी सेकंड डेरिवेटिव है. यहाँ पर और भी ज़्यादा हो सकता था, यानी एक बार डिफ्रेंशिएशन नहीं है, लीनियर नहीं है, एक बार डिफ्रेंशिएशन नहीं है, बल्कि एक से ज़्यादा बार यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया गया है, इसलिए इसे बोला गया हायर ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन. तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की प्रॉब्लम है. और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होता है उसके जो बाई का कोफिशिएंट होता है, यानी ये इसके जो डी का फंक्शन होता है, इसको हम यहाँ से फाइंड करते हैं. तो इस सबसे पहले इसको सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम गिवन इक्वेशन को लिख देते हैं. गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन d2 माइनस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू 2e to the power 3x प्लस 3e to the power 2x. तो जैसे कि अभी हमने बोला कि इसका अगर हम सॉल्यूशन चाहते हैं तो सबसे पहले तो इसके दो पार्ट में सॉल्यूशन निकलता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर निकालना है तो इसके एक्सिलरी इक्वेशन के यूज़ से निकल आएगा. द एक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग, यानी सहायक इक्वेशन. तो एक्सिलरी इक्वेशन यानी हेल्पिंग इक्वेशन इसके लिखेंगे, बस डी की जगह पर एम कर देंगे, बाई का जो भी कोफिशिएंट है, यानी डी का फंक्शन, यानी डी स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का 6 इज इक्वल टू 0. और यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एम में, तो इसके दो एम की वैल्यू होंगी, उन दोनों वैल्यू को हम फाइंड करेंगे. या हम फार्मूले का यूज़ करें उसी तरह 4 यानी उमर खयाम वाला फार्मूला, या हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी यूज़ करें, या फिर हम इसके फैक्टर करके भी इसको फाइंड कर सकते हैं. तो फैक्टर करने के लिए हमें देखना पड़ता है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 1 होता है, तो सिर्फ हमें 6 को लिख कर इसके फैक्टर करना होते हैं, और इसके फैक्टर 2 और 3 आ जाएंगे. और 2 और 3 का सम 5 हमें मिल रहा है, और ये 5 माइनस है, तो दोनों ही जब माइनस होंगे तभी माइनस मिलेगा, और वो m है तो 5m है, तो दोनों को mm करना होगा. इस तरीके से हम मिडिल टर्म को इन दो में पार्ट में बांट सकते हैं. तो फर्स्ट टर्म ऐसे ही लिख दीजिए, लास्ट टर्म ऐसे ही लिख दीजिए, और जो मिडिल टर्म है दो पार्ट में बढ़ गया, माइनस का 3m और माइनस का 2m. शुरू के इन दोनों में तो हम कॉमन ले लेंगे m को जब कॉमन लेंगे तो m-3 मिलेगा, और इन दोनों में से -2 कॉमन लेंगे तो m-3 मिलेगा इज इक्वल टू 0. और इन दोनों टर्म में से जब m-3 को हम बाहर लेंगे तो हमें मिलेगा m-2 बराबर 0. और यहाँ पर दो फैक्टर जो मिले हैं, इनको एक को जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी. इफ़ m-3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से m की वैल्यू 3 मिल जाएगी. अगर दूसरा फैक्टर भी ऐसे ही, यानी m-2 बराबर 0 रखेंगे तो m की वैल्यू यहाँ पर 2 मिल जाएगी. इस तरीके से हमें m की दो वैल्यू मिली है, एक तो 2 मिला है, दूसरा ऊपर 3 मिला था. m की जो वैल्यू मिलती है उससे ही से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, क्योंकि ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से लिखा जाएगा, c1e to the power 2 लिख दें, और फिर यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे. इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x होगा, हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा, क्योंकि ये x का फंक्शन होता है. क्योंकि d यहाँ पर मैं अंडरस्टूड होता है, d ओवर dx होता है, और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है. तो हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब लिखने जा रहे हैं तो c1 एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा e to the power 2x प्लस फिर c2 आएगा e की पावर 3
के साथ में भी m की जो वैल्यू है वो x कर दिया जाएगा। इस तरीके से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसी में आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाते हैं। जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतनी ही यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो ही यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे जो हमने यहाँ पर लिख दिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, फाइंड करेंगे तो उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है। तो अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे और दोनों को फिर यूज़ करते हुए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिख सकेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 में y का जो कोफिशिएंट था d का फंक्शन वो यहाँ पर लिख दिया जाता है, जो कि था d² माइनस का 5d और प्लस का 6। ये लिखने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे जो कि ये फंक्शन लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो कि लिखा हुआ है 2e⁻³ प्लस का 3e⁻²x। अब जो अभी हम लोगों ने फैक्टर किए थे यहाँ पर एक्सिलरी इक्वेशन में, वो फैक्टर यहाँ पर लिखना ज़रूरी है क्योंकि d की वैल्यू d की जगह पर हमें रखना होगा जब e की पावर में होता है। जैसे कि हम यहाँ पर बता दें, अगर हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल इस तरीके से निकालना हो कि d का फंक्शन हो e की पावर ax हो, तो हम यूजुअली तो ऐसे निकालते हैं कि जहाँ पर भी d होता है वहाँ पर हम a रख देते हैं और हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड हो जाता है। लेकिन ये तब नहीं कर सकते जब पर्टिकुलर यानी fa की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तब तो ये ऐसा कर पाएंगे। और अगर ये वैल्यू 0 हो तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि d की वैल्यू जो भी फाइंड की थी यानी m की वैल्यू फाइंड की थी वो 2 और 3 निकली थी और ये हमारी पावर भी है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके फैक्टर के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। वैसे तो हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं, अगर पुट कर देंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। या 3 पुट करें या 2 पुट करें, इसलिए हमें इसे अप्लाई करने से पहले यहाँ पर हमें फैक्टर की फॉर्म में इसको लिख देना चाहिए। तो ये वही फैक्टर होंगे जो अभी हम लोगों ने पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पर फाइंड किया था, यही फैक्टर होंगे, बस m की जगह पर हमें d कर देना है। तो ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे d-3 और d-2। किसी को पहले या बाद में लिखा जा सकता है, हमें इसको ऑपरेट करना है 2e⁻³ प्लस 3e⁻2x पर। ये जो होगा या पूरे दोनों टर्म पर ऑपरेट होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/d-3 और d-2। और ये ऑपरेट हो गया 2e⁻3x पर, और ये ऑपरेट हो गया d-3 और d-2 3 टाइम्स e⁻2x पर, दोनों पर ऑपरेट हो गया। चूँकि 2 इंटू में कांस्टेंट है तो इससे हम 2 को यहाँ से बाहर लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर बाहर लिख देंगे। तो इसको 2 को बाहर लिख देंगे तो 1/d-3 और d-2 और e की पावर यहाँ पर 3x लिख दिया जाएगा। ऐसे हम 3 को भी यहाँ पर लिख चुके हैं बाहर अपान में d-3 और यहाँ पर d-2 लिख देंगे, e की पावर 2x हो जाएगा। अब आप ये देखिए यहाँ पर जिससे हम x का जो कोफिशिएंट है, जिसे हमने अभी यहाँ पर a लिखा था, तो उसको देखें कि 0 जिससे हो रहा उसमें हम ये d की वैल्यू नहीं रखेंगे, बाकी जिससे 0 नहीं हो रहा उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो जहाँ पर भी d है, d का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 यहाँ नहीं रखेंगे, तो इस फैक्टर को एज इट लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर आप d की जगह पर 3 रख देंगे, e की पावर 3x है प्लस 3 इंटू 1 और इसी तरीके से इसमें भी हम d की जगह पर 2 यहाँ नहीं रखेंगे, इसमें रख सकते हैं 2 रख दीजिए यहाँ पर d की जगह पर, और ये d-2 है e⁻2x है, जिससे 0 बन रहा है उसे नहीं रखें। तो जो कांस्टेंट है उसे हम पहले लिख दे रहे हैं, ये 1 बचेगा प्लस का, तो इसे पहले लिख दिया, तो 1/d-3 है और e की पावर 3x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये अभी हम अगला फार्मूला बता के ऐसे कर सकते हैं। 3 ये -1 बचेगा, इसको हम यहाँ पर